Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I'm your physics tutor. Dear students, आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर 2022 के फिजिक्स के पेपर की MCQs को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस को। MCQ नंबर 1, द SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। या तो आप इसको मेमोराइज कर लें MCQ को कि SI यूनिट एंगुलर मोमेंटम का जूल सेकेंड होता है और लीनियर मोमेंटम का न्यूटन सेकेंड होता है, या फिर हम एक काम करते हैं कि जो फार्मूला है उससे हम इसका यूनिट निकाल लेते हैं। तो मास का यूनिट किलोग्राम है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है और रेडियस यानी डिस्टेंस का मीटर है। तो इससे बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो कि यहाँ गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी यहाँ एक्सेलरेशन का यूनिट चाहिए ताकि वो मास के साथ मिलकर न्यूटन बन जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, सेकंड से मल्टीप्लाई और सेकंड से डिवाइड कर दिया। तो ये बन गया एक्सेलरेशन और ये हो गया मास। मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो ये बन गया न्यूटन और न्यूटन इनटू मीटर जूल होता है, तो ये हो गया जूल सेकंड। इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम का जो SI यूनिट होता है वो जूल सेकंड है। नाउ MCQ नंबर 2, if the velocity of a body is doubled and the mass is reduced to 1/4, the kinetic energy will be। चार ऑप्शन, डबल, अनचेंज, हाफ या 4-fold। हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मालूम है, वो होता है हाफ mv²। अब इस फार्मूले में हमने मास की जगह पर क्या करना है, उसको रिड्यूस करके 1/4 करना है और वेलोसिटी को यहाँ डबल कर देना है। तो मास हो गया 1/4m और वेलोसिटी हो गई 2v। तो 2v² हो गया 4v², 4 से 4 कैंसिल हो गया। अगेन काइनेटिक एनर्जी का सेम फार्मूला आ गया। इसका मतलब है कि अगर हम वेलोसिटी को डबल और मास को 1/4 कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आंसर इज अनचेंज्ड। MCQ नंबर 3, द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड इज। तो ह्यूमन एयर के लिए ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। MCQ नंबर 4, ब्रैग्स लॉ इज। तो ब्रैग्स लॉ का अगर आपको फार्मूला याद है तो इसीलिए आप इस MCQ को कर सकते हैं। तो ब्रैग्स लॉ का फार्मूला है 2D sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। इफ A डॉट B इज इक्वल टू 0 एंड A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, ये दोनों एक साथ किसी भी एंगल पर इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि A डॉट B 0 कब होता है, जब कॉस 90 होता है, और A क्रॉस B 0 कब होता है, जब साइन 0 डिग्री होता है। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो सकती हैं किसी एंगल के लिए। लेकिन अगर हम A और B की बात करें तो फिर ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ हमें बताया गया कि A वेक्टर नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब है कि फिर B वेक्टर को 0 होना चाहिए। तो अगर मैं B की वैल्यू यहाँ 0 रखूँगा तो भी आंसर 0 आएगा, और यहाँ भी अगर B की वैल्यू रखी जाए 0 तो भी आंसर 0 हो सकता है। तो द करेक्ट आंसर इज वेक्टर B मस्ट बी इक्वल टू 0 वेक्टर। MCQ number 6, an object is falling through a viscous fluid with terminal velocity. Its velocity will be। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम में डाउनवर्ड मोशन करता है तो पहले वो एक्सेलरेट करता हुआ नीचे आता है और उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब है कि टर्मिनल वेलोसिटी के बाद वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, तो आंसर इज कांस्टेंट। MCQ नंबर 7, द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज। तो जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे टेंजेंट होता है, यानी उसके बीच में एंगल 90 होता है। तो करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री। MCQ नंबर 8, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू। 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि 1 किलो 1000 हो गया और 1 आवर 3600 सेकेंड्स हो गया। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये जूल में आंसर मिल जाएगा। तो अब हम इसको एक्सपोनेंट की पावर में लिख लेते हैं। तो ये हो गया 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल के। MCQ नंबर 9, द वेट ऑफ मैन इज 600 न्यूटन एट द अर्थ। His weight on the moon where G is equal to G/6 will be। यानी मून का जो G है Gm वो ज़मीन के G का 1/6 है। तो हमें पता है कि वेट का फार्मूला है W = mg। तो हमने
मून पर वेट निकालने के लिए W=mg का फार्मूला रखा है। इसमें gm की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, g/6। तो mg/6 में mg तो वेट है जो हमें गिवन है ज़मीन वाला, तो ये जब हमने सब्स्टिट्यूट करके डिवाइड किया 600 डिवाइड बाई 6, ये हो गया 100 न्यूटन। MCQ नंबर 10, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज। वेलोसिटी और फोर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो पावर के इक्वल होता है, तो करेक्ट आंसर इज पावर। MCQ नंबर 11, हाइजेंस प्रिंसिपल इज यूज टू डिटरमाइन। हाइजेन प्रिंसिपल दो हैं जिनमें से हमें पहले के अंदर जब भी हम किसी सेकेंडरी वेव की बात करते हैं तो उसके प्राइमरी वेव को हम सोर्स मानते हैं और उसी की वजह से हम फिर नेक्स्ट वेव फ्रंट मालूम करते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें द करेक्ट आंसर इज पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, यानी हाइजेन प्रिंसिपल से हम जो उसका सेकंड प्रिंसिपल है उससे हम वेव फ्रंट की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। MCQ नंबर 12, if F is equal to 3i and D is equal to 6j then work done will be। वर्क डन का हमारे पास फार्मूला F डॉट डी, F की वैल्यू भी गिवन है और D की वैल्यू भी गिवन है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 18 होता है, लेकिन I डॉट J 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 18 ये हो गया 0। MCQ नंबर 13, द ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर्स, इट्स स्पीड विल बी। स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जिसको हम एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं। तो टोटल डिस्टेंस गिवन है हमें 360 किलोमीटर और टाइम भी गिवन है 5 आवर। इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमें जो ऑप्शंस में यूनिट दिया हुआ है वो भी किलोमीटर पर आवर है। तो सिंपली हमने 360 को 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। MCQ नंबर 14, द पॉइंट which describes the motion of the whole system or body is called। किसी भी बॉडी की जब वो मूव कर रहा होता है एक पॉइंट है जो उसका रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, और यही बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करता है। MCQ नंबर 15, द वेव फ्रंट नियर द पॉइंट सोर्स इज। जब भी किसी पॉइंट सोर्स के करीब आप वेव फ्रंट चेक करेंगे तो हमेशा स्फेरिकल होगा, जबकि फार अवे प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो चूंकि यहाँ नियर की बात की जा रही है तो किसी भी पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट बिल्कुल उसके नियर होता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। MCQ नंबर 16, फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इंट्रावीनियस इंजेक्शन इज। तो ये सिंपल एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है इब्ने सीना। MCQ नंबर 17, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड शार्प ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड। ये है डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन। MCQ नंबर 18, I डॉट K क्रॉस J इज इक्वल टू। तो हमें मालूम है कि जो J क्रॉस K होता है वो I के इक्वल होता है और K क्रॉस J माइनस I के इक्वल होता है, और I डॉट I 1 होता है, तो ये हो गया -1। Now MCQ number 19, for oscillatory motion of a simple pendulum restoring force is। जब हम पेंडुलम की डायग्राम को देखते हैं तो हमें दो फोर्सेस नज़र आती हैं, एक टेंशन इन द स्ट्रिंग और एक वेट ऑफ अ बॉब। वेट को हम अगर रिजॉल्व कर लें दो कंपोनेंट्स में mg cos थीटा और mg sin थीटा में, तो इसमें टेंशन बैलेंस करता है mg cos थीटा को और mg sin थीटा इस पेंडुलम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है SHM मोशन में। लिहाजा पेंडुलम की वो फोर्स जो इसको रिस्टोर यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाती है वो है mg sin थीटा। MCQ नंबर 20, डायमेंशन ऑफ रेशियो बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम इज। तो हमें मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला mvr है और लीनियर मोमेंटम का mv है, तो mv से mv कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया r जो कि डिस्टेंस है और डिस्टेंस की डायमेंशन l होती है। MCQ नंबर 21, इफ MO एंड ME आर मैग्नीफाइंग पावर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड eyepiece of a compound microscope respectively then the total magnification will be। जब भी हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं तो सिंपल दो लेंसेस यानी ऑब्जेक्टिव और eyepiece की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज MO मल्टीप्लाई बाय ME।
MCQ number 22. A boy pushes a toy car on a horizontal floor with a force of 10 Newton up to a displacement of 2 meter. Then work done by the gravity on the car is. चार ऑप्शन आपको गिवन है. अ बॉय इज पुशिंग अ कार हॉरिजॉन्टली, जबकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस और ग्रेविटी के बीच में जो एंगल है वो 90 है. और वर्क डन में जब कॉस की वैल्यू 90 हो तो कॉस 90 0 होता है, और 0 से जब हम एफ डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वर्क डन 0. इसका मतलब है कि ग्रेविटी का जो वर्क डन है वो 0 है, हालांकि ये बॉय कार को हॉरिजॉन्टली पुश कर रहा है. MCQ नंबर 23. द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री विल बी. याद रहे कि प्रोजेक्टाइल एक फ्री फॉल मोशन होता है, और फ्री फॉल मोशन में किसी भी पॉइंट के ऊपर बॉडी की जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 9.8 यानी g के इक्वल होती है. MCQ नंबर 24. इफ अ वेक्टर हैज 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ईच इक्वल टू a, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विल बी. हमें मैग्नीट्यूड का अगर फार्मूला पता है तो उसमें हम ये जो गिवन कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हम रख लेते हैं. तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स, तो हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज़ किया, अंडर द रूट x² + y² + z². अब तीनों कंपोनेंट की वैल्यू a है, तो हमने a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये हो गया 3a², अंडर रूट से a बाहर आ गया, तो करेक्ट आंसर हो गया अंडर रूट 3a. MCQ नंबर 25. इन अ स्पेक्ट्रोमीटर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज ऑब्टेन्ड बाय. तो हमारी बुक की सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोमीटर का. ये उसकी डायग्राम, जिसमें यहाँ सोर्स ऑफ लाइट रखी हुई होती है, और सोर्स ऑफ लाइट इस कोलीमेटर से पास होती है, जिससे वो पैरेलल हो जाती है, और जो भी हम यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग या प्रिज्म, उस पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल होगी. तो कोलीमीटर बीम ऑफ लाइट को पैरेलल करता है, तो ये हो गया कोलीमेटर. MCQ नंबर 26. इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स एक वेक्टर है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेट भी फोर्स ही है यानी वेक्टर क्वांटिटी है. फ्रीक्वेंसी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फ्रीक्वेंसी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. MCQ नंबर 27. अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर. इट्स एक्सेलरेशन एट हाफ ऑफ इट्स हाइट विल बी. तो अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रोजेक्टाइल में देखा कि जब भी किसी फ्री फॉल मोशन की बात होती है तो हर पॉइंट के ऊपर ड्यूरिंग द फ्री फॉल मोशन एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, और वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. MCQ नंबर 28. इफ एलिवेटर मूव्स अप विद एक्सेलरेशन a, द अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m इन द एलिवेटर विल बी. तो मालूम है कि एलिवेटर में जब डाउनवर्ड मोशन होती है तो अपरेंट वेट इक्वल होता है mg - ma के, और जब अपवर्ड मोशन होती है तो फिर जो अपरेंट वेट होता है वो mg + ma के होता है, यानी हमारा अपरेंट वेट इन द एलिवेटर इंक्रीज हो जाता है अगर एलिवेटर एक्सेलरेशन a से अपवर्ड मूव करेगा. और इंक्रीज कब होगा? जब mg में कुछ नेट फोर्स ऐड हो जाए. तो आंसर है mg + ma. MCQ नंबर 29. पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन. पिच ऑफ साउंड हमेशा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो करेक्ट आंसर इज फ्रीक्वेंसी. MCQ नंबर 30. सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है सिग्मा f इज इक्वल टू 0, और सेकेंड कंडीशन होती है सिग्मा टॉ इज इक्वल टू 0. MCQ नंबर 31. इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज परपेंडिकुलर टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन इज इक्वल टू. तो जब भी वर्क डन 90 डिग्री होता है तो हमें मालूम है कि वर्क डन F.D होता है, यानी FD cos थीटा. अगर cos की वैल्यू 90 हो तो वो 0 के इक्वल होती है, तो वर्क डन हो जाएगा 0. MCQ नंबर 32. डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स इन अ स्टैंडिंग वेव इज. अगर हम स्टैंडिंग वेव देखें तो ये है 2 नोड्स, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, और एक तीसरी नोड भी बन रही है. तो याद रहे कि कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है उसको हम लैम्डा यानी वेव लेंथ कहते हैं, जबकि 2 नोड के बीच में हाफ ऑफ द लैम्डा होता है. तो एक नोड ये है, एक इसकी कंसेक्टिव नोड ये है, तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/2. MCQ नंबर 33. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 2.0305 इज. याद रहे कि जो इन बिटवीन जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं. इसका मतलब है कि इस नंबर के अंदर सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट है. तो देयर आर 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी
फर्स्ट ईयर MCQ का सॉल्यूशन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।